द विजार्ड स्टडीज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। भूगोल के मैपिंग की श्रृंखला में अगला जो पार्ट है वो झीलों के प्रकार का है और झील का सेक्शन हम मैप में लेकर आए। उससे पहले झील के प्रकार पे हम चर्चा करेंगे, क्योंकि जब तक झीलों के प्रकार को नहीं जानेंगे तो झील का पूरा पढ़ना, लोकेशन भले ही याद हो, लेकिन झील का प्रकार जानना ज्यादा जरूरी है। तो आइए देखते हैं पहले झील के प्रकार, फिर हम देखेंगे उसके आगे झील भारत के कौन कौन से हैं और कहाँ कहाँ उसका लोकेशन है। झील भूमि की सतह के खोखले भाग में स्थित होते हैं जिसमें पानी जमा होता है और इनका आकार, आकृति, गहराई और निर्माण की विधि में काफी भिन्नता होती है। छोटे छोटे जलाशय, तालाबों और पुलों से बड़े नहीं होते, लेकिन बड़े जलाशय इतने विशाल होते हैं कि उन्हें समुद्र का नाम दिया जाता है, जैसे कैस्पियन सागर। यानी कि झील के टाइप्स हैं, जिसमें झील का मतलब होता है कि चारों तरफ से एक बंद एरिया होगा जिसको जहां से वो एक भाग कहीं भी खुला ना हो, जाकर के समुद्र में सीधे सीधे ना मिल रहा हो, तो वैसे एरिया को झील कहा जाता है। लंबा चौड़ा एरिया होता है, पानी भरा होता है, गहराई ज्यादा होती है और उसी गहराई में डिजाइन अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन वो जो गड्ढे हुए हैं उस गड्ढे के हिसाब से उसके प्रकार अलग अलग होते हैं। इसमें देखें कि सबसे पहले जो पृथ्वी की हलचल से बनने वाली झीलें हैं उसमें टेक्टोनिक झील कहा जाता है। कि टेक्टोनिक का मतलब है कि प्लेट टेक्टोनिक, पढ़े होंगे कि पूरी पृथ्वी जो है वो प्लेटों से बनी हुई है। जो आप यूरेशियाई प्लेट, भारतीय प्लेट, ऑस्ट्रेलियाई प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, ये सब प्लेटों के नाम सुनते हैं। तो वो प्लेट हैं, यानी कि बड़ी चट्टानें हैं पृथ्वी की, जो पूरी के पूरी सरक रही हैं इधर से उधर और उनके बीच में ज्वाइंट होते हैं। और ये पूरी प्लेटें पृथ्वी के जो बनी है ये मैग्मा के ऊपर तैर रही हैं। उसी में जहां तहां भ्रंश होते हैं, उसी भ्रंश के कारण यानी टूटने के कारण चट्टानें बनती हैं और जहां तहां जब वो जमीनें धंसती हैं तो वहां पे टेक्टोनिक हलचल कही जाती है। उसी टेक्टोनिक हलचल की वजह से कई जगह झीलें बनती हैं, तो उसे टेक्टोनिक झील कहते हैं। तो पृथ्वी की पपड़ी के मुड़ने, झुकने, टूटने के कारण टेक्टोनिक अवसाद उत्पन्न होते हैं जो विशाल आकार और गहराई वाली झीलों को जन्म देते हैं, जैसे टिटिकाका झील एंडीज पर्वत पर है, दुनिया की सबसे ऊंची झील। कैस्पियन सागर दुनिया की सबसे बड़ी झील और अपने निकटतम प्रतिद्वंदी सुपीरियर झील से 5 गुना बड़ी है। सुपीरियर झील मीठे जल की सबसे बड़ी झील है और कैस्पियन सागर टोटल में सबसे बड़ी झील है, तो इसको भी याद रखिएगा। और टिटिकाका झील जो है वो एंडीज पर्वत पर है और दुनिया की सबसे ऊंची झील है। तो ये इसके बाद दूसरे नंबर पर है रिफ्ट वैली झील। रिफ्ट वैली झील का मतलब होता है, सबसे पहले रिफ्ट वैली को समझ लें कि रिफ्ट वैली क्या होता है। तो जब कोई चट्टान बीच से कहीं से टूट जाए, जैसे इसमें देख रहे हैं चित्र में कि एक साइड जो चट्टान का टुकड़ा है वो अलग है, दूसरा वाला अलग है, बीच की चट्टान कुछ दूरी की टूट करके धंस गई। तो जब ये बीच का हिस्सा धंस जाएगा तो बीच में गड्ढा बन जाएगा, उसी गड्ढे में अगर जल भर आया तो वो भ्रंश झील कहा जाएगा, रिफ्ट वैली झील कहा जाएगा। रिफ्ट वैली और रिफ्ट घाटी और रैंप घाटी दोनों में अंतर समझ लें यहीं पे। रिफ्ट घाटी का मतलब होता है कि बीच की जमीन धंस गई है और अगल बगल की जो जमीन है वो जहां है वहीं स्थिर है, तो उसे रिफ्ट घाटी कहते हैं। और अगर बीच की जमीन जहां स्थिर है वहीं है और अगल बगल की जमीन ऊपर उठ जाती है, जैसे तीर का निशान इसमें दिया गया है अगल बगल की जमीनों के लिए, तो अगल बगल की जमीनें अगर ऊपर उठ जाएं और बीच वाली एक ही जगह स्थिर रहे, यहाँ तीर का निशान नीचे रिफ्ट और रैंप दोनों को मिला करके दिया गया है, लेकिन रैंप घाटी का मतलब है कि अगल बगल की जमीन ऊपर उठ जाएगी, बीच वाली वहीं रहेगी, तो रैंप घाटी। और रिफ्ट घाटी का मतलब है कि अगल बगल की जमीन स्थिर रहे और बीच वाली जमीन धंस जाए, तो ये रिफ्ट घाटी कहते हैं। अब देखें कि भ्रंश के कारण दो समानांतर भ्रंशों के बीच की भूमि के धंसने से एक दरार घाटी का निर्माण होता है जो गहरी, संकीर्ण एवं लंबी होती है। इन गर्तों में पानी इकट्ठा होता है और इनका तल अक्सर समुद्र तल से नीचे होता है। उदाहरण के लिए टंगानिका झील विश्व की सबसे लंबी झील है जो अफ्रीका में है। ये सब मैपिंग जब देखेंगे उसमें दिखाएंगे आपको। अभी केवल पॉइंट्स आपको रटने हैं एग्जाम के हिसाब से, और जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि टाइप्स कौन से हैं, कौन सी झील किस टाइप की है। दूसरे में मृत सागर है, विश्व की सबसे निचली झील। निचली झील कहने का मतलब है कि मान लें कोई एक लाइन समझ लें, उस लाइन में पूरी, आप समुद्र का लेवल समझते होंगे कि समुद्र का लेवल 0 मीटर कहा जाता है। तो 0 मीटर सतह की वो जमीन है, सतह का वो हिस्सा है जो एक बराबर माना जाता है। 0 मीटर से जमीन की ऊंचाई मापी जाती है। तो समुद्र के लेवल से भी नीचे की जमीन है डेड जो सी है, मृत सागर है, वो जो जमीन है वो नीचे की जमीन है। जैसे आप यहाँ मान लें जमीन है, तो ये जो रिफ्ट घाटी बनी हुई है, इस रिफ्ट घाटी के अंदर बीच में कहीं पे झील बन जाए, तो वैसे ही मृत सागर जो है वो
धंसी हुई जमीन के बीच में एक जगह झील बनी हुई है, इस वजह से इसे निचली झील कहते हैं। यानी कि ये सतह जो है वो 1 = 0 मीटर मान लिया जाएगा, और उसके नीचे वाली जो धंस जाने के बाद जो जमीन बनी है, उसमें बीच में एक झील बनाई है, वही है मृत सागर। इसके बाद आगे बढ़ें। हिमनद से निर्मित झीलें, तो इसमें सर्क झील या टांस झील जिसको कहते हैं, तो घाटी के सबसे पहले सर्क समझ लें कि सर्क का मतलब होता है कि जैसे कोई बर्फ की नदी कहीं सरक रही है, जैसे ये जो डिजाइन बना है इसको आप आराम कुर्सी जैसा समझ रहे होंगे, तो आराम कुर्सी जैसी ही आकृति है ये। और यहाँ से बगल से कभी कोई हिमनद गुजरी होगी, और हिमनद गुजरने के बाद ये एरिया जब खाली हुआ तो इसी एरिया में गड्ढे बीच के ज्यादा हो गए और यहाँ पे जल भरा है, तो यही जो है सर्क झील कही जाती है। तो घाटी के नीचे की ओर जाते समय एक ग्लेशियर पहाड़ों में घाटियों के शीर्ष पर गोलाकार गड्ढे छोड़ जाता है, जिन्हें कोरी या सर्क कहते हैं। उनकी अधिक गहरी मंजिलें पानी से भरकर सर्क झील बनाती हैं। वे झीलें जो घाटी के नीचे लंबे और गहरे हिमनद गर्तों में स्थित होती हैं, रिबन झीलें कहलाती हैं। यानी कि वो झील जो घाटी के नीचे लंबे और गहरे हिमनद गर्तों में स्थित होते हैं। तो लंबा भी और गहरा भी, जैसे हिमनद गुजर रहे हैं तो हिमनद तो काटने में अलग अलग डिजाइन से काटते हैं, उसी काटने के डिजाइन के हिसाब से इनका नाम रखा जाता है अलग अलग। तो अगर कोई आराम कुर्सी का जैसा आपको चित्र दिख रहा है, आराम कुर्सी के टाइप का है और गोलाकार टाइप का है, तो ये सर्क झील बन रहा है। और यही संकरी और लंबी होती, यही हिमनद के वजह से काटने से बन रहा होता है, तो उसको रिबन झील कहते हैं। रिबन आप समझ सकते हैं, रिबन लंबा होता है और पतला सा होता है, वैसे ही वो रिबन झील है, लंबी होगी और हिमनद के जो भी ग्लेशियर होते हैं उसी के आगे बनी होती हैं, साइड से ही बगल बगल से बनी। इसको इंग्लिश में ग्लेशियर लेक आप समझते होंगे, ग्लेशियर लेक आउटब्रस्ट फ्लड वाला सेक्शन आपने पढ़ा होगा, GOLF जिसको कहते हैं। तो वो ग्लेशियर के टूटने से बाढ़ आ जाते हैं आसपास के एरिया में, तो वही है जैसे केदारनाथ में हुआ था। तो वो इसी ढंग के ग्लेशियर थे जिनका एक हिस्सा टूटने के बाद वो बह आया था, क्योंकि बारिश ज्यादा हो गई थी तो पूरे में बाढ़ आ गए थे। तो ऐसे ही एरिया होते हैं हिमनद से बने हुए झीलों वाले एरिया। आगे देखें। कैटल झीलें। कैटल झील वे मूलतः अपवाह मैदान में स्थिर बर्फ के पिघलने से बने गड्ढे हैं। अपवाह मैदान कहा जाता है कि ग्लेशियर जब कहीं आगे बढ़ रहे होते हैं तो ग्लेशियर के आगे बढ़ने पर जो उसके द्वारा काटी गई जमीनें हैं, उसका पहाड़ कंकड़ पत्थर ये सब है, वो अगल बगल के एरिया में छोड़ दिया जाता है, तो वो अपवाह मैदान बनाते हैं। तो वो पूरा कंकड़ पत्थर बड़े छोटे साइज के पत्थरों से बना हुआ एरिया होता है। तो वे असमान हिमोड सतह के कारण अनियमित हैं और कभी भी बड़े आकार या गहराई के नहीं होते। यानी कि ये जहां तहां गड्ढे विभिन्न, मतलब कोई निश्चित आकार नहीं होगा, छोटा मोटा गड्ढा होगा, बहुत बड़ा होगा नहीं। तो ये कैटल लेक कहे जाते हैं, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं ये कैटल लेक। पहले यहाँ ग्लेशियर रहा, उस ग्लेशियर के हटने से यहाँ पे ये गड्ढा, जैसे ही ग्लेशियर पिघलेगा तो ये गड्ढा दिखाई देगा। तो यही है ये कैटल झील। इसके बाद रॉक होलो झील या बर्फ के घिसने से बनता है, और जब घाटी में एक ग्लेशियर या बर्फ की चादरें चट्टान की सतह पर गड्ढे खोद देती हैं, तब ये झील बनती है। चट्टान के गड्ढे के भीतर स्थित झील, यानी कि चट्टान का गड्ढा कोई भी एरिया, यहाँ भी वही हिमानी है, टोटल हिमानियों से ढेरों टाइप की झीलें बनती हैं, उसी में रॉक होलो झील आपको याद रखना है। ज्यादातर फिनलैंड में ऐसी झीलें देखी जाती हैं, क्योंकि झील भूमि कही जाती है उसको। पूरा फिनलैंड पहले ग्लेशियर से ढका था और वही ग्लेशियर सरकता रहता था, तो वो जहां तहां विभिन्न टाइप की झीलें बन गई हैं। घाटियों पर हिमोट बांध के कारण बनी झील। तो हिमोट बांध का मतलब है कि हिम के द्वारा लाए गए जो कंकड़ पत्थर है, जो मिट्टी है, अवसाद है, वो ला करके जब जमा कर दिए जाते हैं तो वो हिमोट बांध बन जाता है। इसके अवरोध से पीछे का पानी जो है उसी के एरिया में पानी जमा हो जाता है और वो झील बन जाता है। पार्श्विक एवं अंतिम दोनों प्रकार के हिमोट घाटी में बांध बनाने में सक्षम होते हैं। पार्श्विक का मतलब होता है कि आर पार पानी बहता रहता है, और अंतिम दोनों प्रकार की हिमोट घाटियों में बांध बनाने में सक्षम होता है, यानी कि लास्ट में भी, और जहाँ पे पानी धीरे धीरे बह रहे होते हैं तो वहां भी पानी जमा होता है, तो वो भी हिमोट बांध के कारण झील जैसा बना होता है। और लगातार चूंकि पानी आता रहता है इसलिए झील दिखाई देता है, झील जैसा दिखाई देता है। लेकिन अगर वो पानी आना बंद हो जाए तो चूंकि वो पार्श्विक है, इस वजह से वो पानी सारा का सारा बह जाएगा आगे। आगे समझें। हिमनदों के बहाव के कारण बनी झील। प्रमुख ड्रमलिन परिदृश्य वाले हिमाच्छादित निचले इलाकों में जहां जल निकासी खराब है, बीच में गड्ढे हैं जो अक्सर जलमग्न रहते हैं और छोटी झीलें बनाते हैं। ये ड्रमलिन अगर आप समझे होंगे, जब हिमानियों से बनने वाले स्थल रूप को अगर आप देखे होंगे तो उसमें देखे होंगे कि उल्टे हुए नौका टाइप का एक डिजाइन बन जाता है, उसी टाइप से
यानी कि ड्रमलैंड परिदृश्य वाले। ड्रमलैंड परिदृश्य मतलब उल्टे हुए दूर से देखेंगे नाव के समान दिखाई देगा, वाले हिमाच्छादित निचले इलाकों में जहां जल निकासी खराब है, यानी कि पानी अच्छे से बह नहीं रहा, तो बीच में गड्ढे हैं जो अक्सर जलमग्न रहते हैं तो छोटी झील बनाते हैं। यानी कि वो जो ड्रमलैंड बना है उस ड्रमलैंड में बीच में गड्ढा जैसा बना होगा, बड़े साइज का बनता है ड्रमलैंड, और उसी के बीच में वो झील टाइप का बन गया है, तो वो ड्रमलैंड में हिमनद के बहाव के कारण बनने वाली झील कही जाएगी। इसके बाद देखें ज्वालामुखी गतिविधि से बनने वाली झील, जिसमें क्रेटर झील या और काल्डेरा झील ये हैं। तो ज्वालामुखी विस्फोट के कारण शंकु का शीर्ष उड़ जाता है, जिससे एक प्राकृतिक खोखलापन रह जाता है, जिसे क्रेटर कहते हैं, जो धंसने से बड़ा होकर काल्डेरा बन सकता है। यानी कि ज्वालामुखी का जो मुंह होता है उसको क्रेटर कहते हैं, तो वो क्रेटर अगर बड़ा सा है तो वो क्रेटर झील बन रहा है, और वहां पे पानी इकट्ठा हो गया है, ऊंचाई भी ज्यादा होती है इस वजह से वहां पे पानी इकट्ठा होता है। और वही अगर ज्यादा बड़ा हो और वो धंस जाए उसकी जमीन नीचे की, और धंस करके और ज्यादा गहराई और ज्यादा विशाल साइज का बन जाए, तो उसी को काल्डेरा कहेंगे। निष्क्रिय एवं विलुप्त ज्वालामुखी में बारिश सीधे क्रेटर या काल्डेरा में गिरती है, जिसका कोई सतही निकास नहीं होता, और क्रेटर या काल्डेरा झील का निर्माण होता है। तो ये आप देख रहे हैं, ये क्रेटर या काल्डेरा झील है, ये बड़े साइज का है, ज्वालामुखी का मुंह पहले था ये, और इसी में पानी भरा है, तो ये क्रेटर झील या काल्डेरा झील कहा जाएगा। इसके बाद लावा से अवरुद्ध झील। ज्वालामुखी क्षेत्रों में लावा की एक धारा घाटी में बह सकती है जो ठोस रूप ले सकती है। लावा के ठोस होने से नदी पर बांध बन सकता है, जिससे लावा से अवरुद्ध झीलों का निर्माण हो सकता है। यानी कि कोई ज्वालामुखी का बहाव कहीं पे चल रहा है और लावा के द्वारा इकट्ठा हो गया, जैसे बांध बन जाते हैं, उसी टाइप का बांध बना करके झील का निर्माण हो सकता है। इसके बाद ज्वालामुखीय भूमि सतह के अवतलन से बनी झील। ज्वालामुखीय भूमि सतह का मतलब है खोखला लावा प्रवाह की परत ढह सकती है, और भूमि धसाव के कारण पीछे एक और चौड़ा और खोखला गड्ढा रह सकता है, जिससे झील बन सकती है। जैसे कि आप इसे समझ सकते हैं कि कहीं पे मिट्टी का गाद कहीं पे बह रहा हो, तो वहां पे किसी कारण से नीचे की जमीन धंस गई, तो वो ऊपर की जो सतह होगी, जो गाद होगा मिट्टी का बहाव, वहां पे कहीं पे धंस गया किसी कारण से, या कुछ ऐसी चीज फेंक दी है जिससे वहां गड्ढा बन गया, तो वहां पानी भर जाएगा। वैसे ही ज्वालामुखी का लावा उसी मिट्टी के गाद की तरह एक नदी के जैसा बहता रहता है। जब वो ठंडा पड़ जाएगा, ठंडा पड़ने के बाद उसमें कहीं भी गड्ढा जब बन जाएगा, तो उसमें जब पानी इकट्ठा होगा तो वो झील बन जाएगा, तो उससे ये खोखला झील जैसा बन जाएगा। उसी को कह रहे हैं अवतलन के कारण बनी झील। अवतलन का मतलब होता है गड्ढा बन जाना, बीच में कहीं पे गड्ढा बन जाना। इसके बाद है अपर्दन से बनी झील। अपर्दन से बनी झील में कार्स्ट झील है। कार्स्ट का मतलब होता है कि कार्स्ट स्थलाकृति, जहाँ पे ऊपर की सतह चूने पत्थर की होती है, वहां पे विभिन्न प्रकार के डिजाइन का आप निर्माण पढ़े होंगे, जिसमें स्टेलेक्टाइट, स्टेलेग्माइट जैसा जो स्थल रूप, लेपीज और घोल रंध्र, बिलियन रंध्र, ये सब टर्म आप भूगोल अगर पढ़े होंगे तो उसमें ये सारे कार्स्ट स्थलाकृतियां कही जाती हैं। तो यहाँ कास्ट झील है। तो चूना पत्थर पर वर्षा जल की विलायक क्रिया के कारण घोल खोखला हो जाता है। जब ये मलबे से अवरुद्ध हो जाता है तो इसमें झील बन सकती है। भूमिगत गुफा की चूने पत्थर की छतों के ढहने से लंबी संकरी झील उजागर हो सकती है, जो कभी भूमिगत थी। पोल्जे नामक विशाल गड्ढे में, जिनमें सामान्यतः कोई निकास नहीं होता, झीलें हो सकती हैं। पोल्जे कहा जाता है कि घोल रंध्र होता है छोटा क्षेत्र, यानी कि मान लें कोई सतह है, उस सतह के नीचे कोई गुफा है, मान लें कोई एक सतह है, यहाँ ये सतह है, इस सतह के नीचे एक गड्ढा है, ये गुफा है। गुफा का मतलब है कि आप समझ सकते हैं इसका कहीं ना कहीं रास्ता होगा। ये ऊपर की परत चूने पत्थर की परत, इस चूने पत्थर की परत में कोई छेद हो जाए, यहाँ पे छेद है, इस छेद से होकर के पानी टपकता है, और यहाँ पे स्टेलेक्टाइट स्टेलेमाइट जैसा आकृति यहाँ पे बना करती है, और ये पानी कहीं कहीं बह रहा होता है। इधर से गुफा में एक रास्ता होगा जहाँ से पानी बह रहा होगा। यहाँ पे क्या होगा कि ये जो बिलियन घोल रंध्र, बिलियन रंध्र ये सब हैं, यही अगर विशाल साइज का हो जाए, जिसको पोल्जे कहा जाता है, तो ये पोल्जे जो होगा ये विशाल साइज का छेद होगा, और छेद कहने का मतलब है ये कई किलोमीटर में फैला हुआ छेद है। अब अगर ये नीचे का गड्ढा, ये जो गुफा था, ये गुफा बंद है कहीं से, तो ये गुफा बंद होगा, तो ये जो पोल्जे बना है, ये बड़ा सा गड्ढा बना है, ये नीचे पानी भरा हुआ और ऊपर का पानी भरा हुआ, ये पूरा जैसे घड़ा आपको समझ सकते हैं कि ये विशाल साइज का घड़े का डिजाइन बन जाए, उसी टाइप से ये ऊपर से पोल्जे ये था, और नीचे ये गुफा था। लेकिन आज क्या है कि इसमें पानी भर आया है, और नीचे जैसे आप इसको देख सकते हैं, तो ये पहले पोल्जे रहा होगा। ये जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है, ये पोल्जे का मुंह है,
इसके नीचे जाएंगे तो नीचे जाने पे एक विशाल गुफा होगा, उस गुफे में पानी भरा होगा। तो यही है काष्ठ झील। तो ऊपर से ये दिखने में ये गड्ढा, पहले इसके ऊपर ये जमीन रही होगी, यहाँ ऊपर ऊपर ये जमीन रही होगी और ये चूने पत्थर के ऊपर की लेयर रही होगी। यहाँ बीच का एरिया धीरे धीरे उस गुफा में टपक करके चला गया, चूना पत्थर जो है वो नीचे शिफ्ट कर गया, तो ये पूरा का पूरा एरिया खाली होता गया। तो यही छोटा सा क्षेत्र बड़ा होते होते एक विशाल कई किलोमीटर का एरिया का एक गड्ढा बना देगा। और यही गड्ढा जब ये खाली हो जाएगा और ये नीचे की गुफा जो है वो, इसका दरवाजा मुंह अगर बंद होगा तो वहां पानी भर आएगा। तो ये पानी यहाँ आप नीचे जाएंगे तो गहराई बहुत ज्यादा मिलेगी। तो यही है काष्ठ झील। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। ना समझ में आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल ही, कभी भी। अब आगे देखें, हवा से सिकुड़ी झीलें। रेगिस्तान में हवाओं की अपस्फीति क्रिया के कारण गहरे गड्ढे बन जाते हैं जो जल स्तर तक पहुंच जाते हैं, जिससे होकर पानी बाहर निकलकर छोटी सी उथली झील बना देती है। अत्यधिक वाष्पीकरण के कारण ये खारे झील और या पलाया बन जाते हैं। तो प्लाया बनने का कारण, अब अगर इसमें हवाओं के अपरदन से बनने वाली जो स्थलाकृतियां हैं, उस वाले सेक्शन में अगर आप पढ़े हो कभी, तो उसमें आप प्लाया पढ़े होंगे। प्लाया कहा जाता है कि जैसे आप रेगिस्तान में हैं, अब इसे भी समझ लें, रेगिस्तान की ये जमीन है। रेगिस्तान में क्या होता है कि एक बार यहाँ से हवा आंधी बही तो यहाँ पे की हवाएं यहाँ की मिट्टी ला करके इस एरिया में फैला देंगे। तो यहाँ क्या होगा कभी कभी कि ढेर जब बनाएगा इस एरिया में, तो वो इस तरीके से बनाएगा, गड्ढा बना कर उठा करके, यानी कि ये इस हिस्से में इस टाइप का एरिया बनाएगा। इस एरिया के बनाने में कभी कभी क्या होता है कि अर्धचंद्राकार रूप में घेर लेगा चारों तरफ, एक तरफ से, और दूसरी तरफ गड्ढा बना होगा, उसी गड्ढे में पानी भरा होगा, उसी गड्ढे को प्लाया कहते हैं, उसमें पानी भर जाएगा। तो एक साइड प्लाया और दूसरी तरफ वो बालू का ढेर। तो आधा, जैसे कि आप बचपन में बनाते रहे होंगे, बालू का कहीं ढेर लगा होगा तो उसमें एक साइड से आप खाली कर देंगे और उसमें पानी भर जाएगा, उसी को प्लाया कहते हैं। राजस्थान वाले एरिया में या आप कहीं भी रेगिस्तानी क्षेत्र जो होता है वहां ये प्लाया बना करते हैं। तो हवा की वजह से ये सब झीलें बना करती हैं। इसके बाद है निक्षेपण से निर्मित झीलें। नदी के जमाव के कारण बनी झीलें बाढ़ के दौरान नदी के अपने घुमाव के रास्ते से को काट कर अपना मार्ग छोटा कर लेती है, जिससे पीछे घोड़े के नाल के आकार का एक चैनल बन जाता है, जिसे बैल धनुष झील भी कहा जाता है। इसी को भारत में हम लोग कहते हैं गोखुर झील। तो गोखुर झील कहें या बैल धनुष झील, एक ही चीज है। जैसे ये मैदानी क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र में जब नदियां गुजरती हैं तो ये कहीं से भी आते हुए रास्ता अपना मार्ग बना लेती हैं। इसमें क्या होगा कि यहाँ ये आएंगे तो ठोकर मारेंगे, इस हिस्से में ठोकर मारेंगे, और यहाँ से होकर के जब यहाँ आएंगे तो यहाँ ठोकर मारेंगे, और यहाँ से ठोकर मार करके तब आगे बढ़ेंगे। धीरे धीरे क्या होगा कि यहाँ से ये ठोकर मारता गया और मारते मारते ये एरिया धीरे धीरे जाकर के इसमें मिल जाएगा, और यहाँ आप देख रहे हैं कि यही आगे रास्ता बन गया, और ये जो मार्ग था इसको छोड़ दिया, और ये जो मार्ग बचा रह गया यही है गोखुर झील। तो पहले ये नदी ऐसे बह रही थी, उसके बाद फिर ये सिकुड़ गई, सिकुड़ने के बाद ये अपना मार्ग इसको छोड़ करके ये मार्ग इधर से गुजर गई। अब यहाँ जो रास्ता होगा, ये जो बचा है, जो मार्ग छोड़ दिया, यहाँ गड्ढा होगा और ये बरसात के दिनों में भर जाया करेगा, जिससे ये झील बनेंगे, जिसी को गोखुर झील कहा जाता है। तो ये है, बैल धनुष झील कह लें या गोखुर झील कह लें, बात एक ही है। आगे है समुद्री जमाव के कारण बनी झील। हवा और लहरों की क्रिया से तटों के किनारे लैगून अलग थलग पड़ सकते हैं, जो भूमि के संकीर्ण टुकड़ों से घिरे होते हैं, जिन्हें लैगून झील कहा जाता है। लैगून झील को भी आप समझ लें कि लैगून झील का मतलब होता है कि जैसे मान लें भारत का दक्षिणी हिस्सा है, मान लीजिए ये दक्षिणी हिस्से में कभी कभी क्या होता है, जैसे उड़ीसा में लैगून झील है, चिल्का झील, उसको समझ लें कि यहाँ से कभी कट करके कोई जमीन, यहाँ से पानी का बहाव यहाँ से होने लगा, यहाँ से होते होते ये एरिया काट करके पूरा ऐसे गड्ढा कर दिया। अब समय के साथ क्या होगा कि समुद्र के तट पर अवसाद जमा होते हैं लंबे लंबे, जिसको अवरोधक कहते हैं। ये अवरोधक जब जमा होते हैं तो जमा होते होते एक समय ऐसा आएगा कि इधर से ये जुड़ जाएगा और इधर से ये जुड़ जाएगा, तो ये बीच का जो एरिया पानी भरा था वही लैगून झील कहा जाएगा। ऐसे ही लैगून बनते हैं और ये तटीय क्षेत्र में ही बनते हैं। तो जब कोई तट में, फिर से यहाँ देख लें कि कोई तट में आ करके अवसाद कहीं जमा हो जाए, यहाँ अवसाद जमा हो गया और अवसाद का ये हिस्सा यहाँ इससे जुड़ गया और ये हिस्सा इससे जुड़ गया, तो बीच का ये जो भाग दिखाई दे रहा है ये लैगून झील कहा जाएगा। तो ऐसे ही लैगून बनते हैं। तो लैगून एक उथला जल निकाय है जो अवरोधक द्वीपों और भित्तियों द्वारा एक बड़े जल निकाय से अलग होते हैं। पूर्वी जर्मनी और पोलैंड में लैगून को हाप्स कहा जाता है। तो हाप्स शब्द याद रखिएगा, हाप्स कहें या लैगून झील कहें,
आप एक ही चीज है, भाप शब्द भी एग्जाम में आ सकता है। आगे देखें, भूस्खलन, चट्टानी चट्टानों और हिमस्खलन के कारण बनी झीलें। भूस्खलन या चट्टानें घाटियों को अवरुद्ध कर सकती हैं, जिससे नदियों पर बांध बन जाते हैं, जिससे अस्थायी झीलें बन जाती हैं। इन प्रक्रियाओं में निर्मित झीलों को अवरोधक झील भी कहा जाता है। ऐसी झीलें अल्पकालिक होती हैं, क्योंकि घाटियों में जमा होने वाले ढीले टुकड़े दबाव के कारण शीघ्र ही टूट जाते हैं और पानी को रास्ता दे देते हैं। जब वे अचानक रास्ता दे देते हैं, तो बांध का पानी नीचे की ओर बहता है, जिससे बाढ़ आ जाता है। जैसे आपको अगर याद हो, तो केदारनाथ वाले एरिया में या आप कहें कि उत्तराखंड में अक्सर ऐसा होता है कि कभी-कभी क्या होता है कि यहाँ तो चट्टान आप देख रहे हैं लिखा है। भारत वाले एरिया में चट्टान, उत्तराखंड वाले एरिया में क्या होता है कि कभी-कभी जैसे कोई नदी बह रही है, ये हाँ, नदी ही कहिए, नदी ऐसे बह रही है और इसी के बगल से कोई पर्वत है, पर्वत यूं करके अगल-बगल से गुजरी हुई है। इसका कोई हिस्सा यहीं से हिमानी बर्फ की चादरें इस पे घेरे हुए हैं इस पे। कभी-कभी क्या होता है कि ये गड्ढा जो है, ये बर्फ का जो टुकड़ा है, आ करके नदी के मार्ग में यहाँ आकर के गिर गया। गिर गया तो इसका जो ये जो नदी जहाँ से गुजर रही है, उसकी बनावट कैसी है? तो आप इस टाइप की बनावट वाले एरिया से गुजर रही है ये नदी। यानी कि ये इस हिस्से से नदी गुजर रही है और यहाँ पे ग्लेशियर है। इस ग्लेशियर के टूट करके ये टुकड़ा मान लें आया और इस एरिया में आकर के गिर करके मार्ग बंद कर दिया। तो ये पूरा का पूरा जाम कर देगा और जाम करने के बाद उस एरिया में पानी इकट्ठा होने लगेगा और ये ज्यादा दबाव बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो जब ये दबाव हटेगा और ये पानी का जो बहाव है इसको लेकर के आगे बढ़ जाएगा या गल जाएगा ये गर्मी से, तो अचानक से जब ये गायब होगा तो गायब होते ही बाढ़ आ जाएगा। तो ये उस एरिया में जहां नदी रोक रही है, ये अस्थायी रूप से रुकेगा और ये आगे चल करके बह जाएगा और झील जो है वो फिर से वापस नदी बन जाएगा। तो यही होता है कहाँ, ज्यादातर ऊंचाई वाले एरिया में जहां पे हिमानियां होती हैं। आगे देखें, मानव निर्मित झील। प्राकृतिक झील के अलावा मनुष्य ने नदी घाटी के पर कंक्रीट बनाकर कृत्रिम झीलें बनाई है। जैसा कि आप देखे होंगे कि भारत में कई सारी कृत्रिम झीलें हैं और उसी को आप जलाशय कहते हैं। जलाशय कहें या कृत्रिम झील कहें, एक ही चीज है। मानव के द्वारा कहीं पे बांध बना करके पानी के इस्तेमाल के लिए जलाशय का निर्माण किया जाता है। दक्षिण भारत में कई सारी हैं, उत्तर भारत में भी कई सारी हैं। जानवरों द्वारा बनाई गई झीलें, तो बीवर जैसे जानवर, बीवर एक जानवर होता है जिसको आप ये समझ लें कि बीवर का काम क्या है कि वो कहीं भी अपना जब एरिया बनाएंगे तो वो इस टाइप का एरिया बना देते हैं, बांध टाइप के बनावट उनके होते हैं। ऐसे ही फुर्सत में वो बैठ करके यही सब किया करते हैं। तो वहां पे क्या होता है कि गोल बनाएंगे चारों तरफ से, यूं चारों तरफ से गोल, और ये ऊपर का बांध टाइप का बना देंगे, उठा देंगे। जैसे ऊपर के बालू का एक ढेर है, बालू के ढेर में आप बचपन में ऐसे गड्ढा बना देते हैं, उस टाइप से यहाँ पे ये खाली जमीन पे, समतल जमीन पे ये दीवार बना देते हैं। तो ये समुदाय में रहते हैं और लकड़ी, मिट्टी, कीचड़ से नदी पर बांध बनाते हैं। इस प्रकार बीवर बांध काफी स्थायी होते हैं और प्राकृतिक पर्यावरण को इस प्रकार परिवर्तित कर देते हैं कि समग्र पारिस्थितिकी तंत्र परिवर्तन पर आधारित हो जाता है, जिससे बीवर एक प्रमुख प्रजाति बन जाते हैं। तो बीवर का काम इसी टाइप का है, अपना फुर्सत में बनाते रहते हैं। एक हर प्रजाति की अपनी अपनी विशेषता होती है, उसी में ये भी एक है। बीवर जो है वो कभी कभी झील का भी निर्माण कर देता है। तो ये था झील का प्रकार। अब हम अगले वीडियो में देखेंगे कौन कौन सी झीलें हैं भारत में, और उसको हम पूरा डिटेल से सारी झीलों को उसके लोकेशन के साथ मैप पे हम समझेंगे। तो ये था आज का झील का सेक्शन। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।